वेलकम टू बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मानव नेत्र फिजिक्स का क्लास 10 का एक भाग है जो मानव नेत्र टॉपिक से संबंधित है। मानव नेत्र होते क्या है? मानव नेत्र, हर व्यक्ति के पास नेत्र होता है, लेकिन मानव नेत्र में कौन कौन सी क्वालिटियां होती हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ नेत्र से संबंधित बहुत सारे दोष होते हैं, यानी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन सब का इलाज कैसे किया जाता है, कैसे पहचान होती है कि कौन सा दोष हुआ है, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आशा करते हैं कि आप इसको बहुत एंजॉय पूर्वक देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि वीडियो को जब अच्छी तरीके से आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तभी कंसेप्ट समझ में आते हैं और तभी वो वीडियो आपके लिए लाभदायक होता है। वरना अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी जानकारियों से आप वंचित रह जाते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा जो है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र क्या होता है? सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो नेत्र होता है ये समझिए कि मानव के लिए सबसे उपयोगी चीज है। उपयोगी चीज का मतलब क्या है? ये समझिए कि इसके बगैर ये जो पूरा ये जो रंगीन दुनिया दिख रही है आपको, जो भी चमक धमक देख रहे हैं आप, वो सारे बेकार हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर का ये बहुत ही बड़ा वरदान है, समझिए, हर उस जीव के लिए जिसके पास नेत्र है। तो नेत्र शरीर के बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्सों में से माना जाता है। नेत्र करता क्या है कि नेत्र जो भी चीजें हमारे सामने आती हैं वो देखता है, यानी नेत्र क्या करता है? वस्तुओं को देखता है और फिर उसके बाद वो वस्तुएं कैसी हैं उनकी जानकारी हमारे मस्तिष्क को भेजता है और फिर हम फील करते हैं कि जो सामने वस्तु है वो कैसी है, ठीक है। तो हम इन सब पे आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे नेत्र कार्य करता है, नेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने बताया कि मानव नेत्र आप देखे होंगे, फिगर तो क्लियर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जैसे भी बने आप उसको नेत्र के रूप में एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलेकार होता है, लगभग गोले की तरह होता है। पूरे रूप से तो गोल नहीं होता, लेकिन लगभग उसी की तरह होता है। अब जो नेत्र होता है आप देखते हैं ये लगभग गोलाकार होता है, ठीक। और उसमें ये पूरे पार्ट जो दिखाई देते हैं आपकी आंख में, हमारे आंख में, ये किसी भी व्यक्ति की आंख में, वो सफेद सा दिखाई देते हैं, यानी ये पूरा पोर्शन आपका जो होते हैं वो सफेद, यानी सफेद टाइप का दिखाई देते हैं, सफेद होते हैं। और इस सफेद परत को हम कहते हैं दृढ़ परत। दृढ़ परत, दृढ़ परत का मतलब क्या होता है? दृढ़ मीन्स होता है मजबूत, और परत में तो आप लोग जानते हैं वो परत होता है, यानी हमारे नेत्र में ये जो सफेद वाला पार्ट होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, दृढ़ परत होता है। ये अपारदर्शी भी होता है। अपारदर्शी का मतलब कि जिसके आर पार न देखा जा सके। तो हमारे आंख में जो यहाँ पर सफेद सा पार्ट आपको दिख रहा है, या सभी के आंख में इस तरह का दिखता है, तो अपारदर्शी होता है और बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसे दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक। तो इतना समझ गए कि ये जो सफेद सा आंख में पार्ट होता है वो क्या है, उसका नाम क्या है? तो दृढ़ पटल है और अपारदर्शी होता है, यानी उसके आर पार हम नहीं देख सकते। अब बात करते हैं जो दृढ़ पटल होता है उसके सामने उभरा हुआ भाग होता है, इस तरह का उभरा हुआ भाग। हमारे या आपकी आंख में, सभी की आंख में जो सामने का जो भाग दिखाई देता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, और जो उभरा हुआ भाग होता है इसी भाग को हम कहते हैं कार्निया। उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग होता है ये होता है कार्निया। तो किसी भी व्यक्ति के आंख में जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है वो कहलाता है कार्निया।
कार्निया, कार्निया का वर्ग क्या है? कार्निया देखिए, नेत्रदान की जब हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान में होता क्या है कि इसी कार्निया वाले हिस्से को ही दान किया जाता है। ये जो कार्निया उभरा हुआ भाग हमारे आंख में है, उसी को दान किया जाता है, न कि पूरे आंख को निकाल के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कार्निया वाला जो हिस्सा होता है उसी को दान किया जाता है। क्लियर है? तो नेत्रदान में आंख का कार्निया वाला जो हिस्सा होता है उसी को दान किया जाता है। अब इसके बाद बात करें इस कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे जस्ट पूरा मानव नेत्र, और हम फिगर बनाते तो वहां पर आपको चीजें समझा देते, लेकिन फिगर पूरा स्पष्ट बन नहीं पा रहा, तो हम उसके बाद बात करेंगे कार्निया के पीछे जो द्रव होता है उसे हम कहते हैं नेत्रोड। नेत्रोड क्या होता है? जब हम बहुत रोते हैं तो बहुत सारे लोग समझाते हैं कि बहुत ज्यादा मत रोइए, नहीं तो आंख खराब हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोता है, कोई दुख होता है तो बहुत ज्यादा रोता है, तो उस कंडीशन में जो नेत्रोद होते हैं, इसमें क्या होता है, लगभग 80-90% जल भरे होते हैं, तो क्या होते हैं, वो बह जाते हैं। और जब आंख से जल बह जाते हैं, अर्थात आंसू के रूप में वो जब बह जाते हैं, तो आंख से नमी समाप्त होने लगती है, और जब नमी समाप्त होने लगती है तो क्या होता है, आंख सूखा होने लगता है, यानी वो भी उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, और फिर व्यक्ति अंधेपन का शिकार हो जाता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है बहुत ज्यादा मत रोइए। तो नेत्रोद जो होता है वो क्या होता है, जब हम रोते हैं तो आंसू के रूप में वही बातें, यानी वो एक प्रकार का द्रव्य होता है जो 70 से 80%, लगभग 90% तक क्या होता है, वो जल होता है। और उसके साथ साथ वो क्या करता है, आंख जो हमारी है उसको गीले रखने का काम करता है, यानी आंख को नमी देता है। समझ में आ गया कि नेत्रोद क्या है? अब चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, नेत्रोद जो होता है उसके जस्ट पीछे नेत्रोद के जस्ट पीछे एक गोल सा इस तरह भाग दिखाई देता है। जो ये गोल सा भाग दिखाई देता है हमारे आपके आंख में, ये बड़ा इतना बड़ा आंख में जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं पुतली, आइरिस कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका आइरिस। आइरिस करता क्या है, आइरिस हमारे आंखों को रंग देने का काम करता है। वैसे तो शरीर के अंगों को रंग देने का जो काम करता है वो मेलानिन करता है, लेकिन आंख की हम बात करें तो किसी की आंख आप देखते होंगे भूरी होती है, किसी की आंख बहुत काली होती है, किसी की आंख नीली होती है। इस प्रकार के जो आंख होते हैं वो ऐसे दिखते इसलिए हैं क्योंकि जो आइरिस होती है उनका कलर अगर भूरी है तो भूरी आंख वाला हो, काली है तो काली आंख वाला, नीली है तो नीली आंख वाला, इस तरह के दिखाई देते हैं। तो वो होते हैं आइरिस के कारण, यानी आइरिस जिस कलर का भी होगा उस कलर का आपका आंख दिखाई देगा। उसके बाद बात कर रहे हैं आइरिस के बीच में, ये जो आइरिस है ना, इसके जस्ट बीच में एक छोटा सा भाग होता है, बहुत छोटा सा भाग होता है, पतला सा छोटा सा भाग होता है, उसको हम कहते हैं पुतली। उसे हम कहते हैं पुतली, इसको ट्यूबिल्स कहते हैं, यानी पुतली। पुतली क्या करता है, जो भी प्रकाश हमारे नेत्र पर आते हैं तो आइरिस से होते हुए क्या होते हैं, पुतली पर पहुंचते हैं। और पुतली क्या करता है, प्रकाश जितना हमारे आंख के अंदर जाना चाहिए, यानी हमारे आंख के लिए जितनी प्रकाश जरूरी है उतनी ही प्रकाश को आगे जाने देता है। समझ में आया? यानी पुतली क्या करता है, प्रकाश जो आ रही है उसको कितनी मात्रा में आगे जाने देना है, यानी आंख के अंदर जाने देना है, उस पर वर्क करता है। इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन का भी काम करता है। उसके बाद हम बात करें पुतली के पीछे, पुतली के पीछे एक लेंस लगा होता है, और उस लेंस को मानव के नेत्र में पुतली के जस्ट पीछे एक लेंस लगा होता है। उस लेंस, वो लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। तो पुतली के जस्ट पीछे क्या होता है, लेंस लगा होता है। लेंस आप समझ गए कि कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब लेंस के जस्ट पीछे एक काले रंग की परत होती है। काले रंग की परत जो होती है उसे हम कहते हैं रक्त पटल। रक्त पटल कहते हैं उसको, उसे हम कहते हैं रक्त पटल। क्यों रक्त पटल कहते हैं? क्योंकि हमारे नेत्र में भी क्या होता है, रक्त प्रवाहित होते हैं। क्योंकि शरीर के हर पार्ट में रक्त बहुत कम मात्रा में या अधिक मात्रा में जिसको जहां पर जैसी जरूरत होती है वहां पर प्रवाहित होते हैं। अगर प्रवाहित नहीं होते तो फिर हमारे आंख में चोट लगने के बाद वहां से थोड़ा बहुत रक्त जरूर निकलते हैं। अगर वहां रक्त प्रवाहित नहीं होते तो फिर रक्त भी नहीं निकलता। तो रक्त पटल होते हैं। रक्त पटल में आप जानते हैं रक्त क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। रक्त पटल के जस्ट नीचे एक होता है कार्निया, सॉरी रेटिना होता है। रेटिना होता है, यानी रक्त पटल के जस्ट नीचे रेटिना वाला भाग होता है। और रेटिना लगभग इधर, अगर इधर से प्रवेश कर रही है प्रकाश तो लगभग इधर रेटिना होता है। ये पीछे वाला जो एक तरह से कहा जाए कि नेत्र का एक पर्दा होता है रेटिना, जिस पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनते हैं। यानी लेंस द्वारा जो भी हमारे आंख में उत्तल लेंस है, जो वस्तुओं को हम देखते हैं, तो उत्तल लेंस द्वारा इसी रेटिने पर यानी इसी पर्दे पर क्या किया जाता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। तो जो भी प्रतिबिंब बनते हैं हमारे इस रेटिना पर बनते हैं। अब देखिए अगर ये रेटिना है तो ये इतने बड़े पर्दे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देता, फिर अपने आप को इस तरह मानते हैं और मरने के बाद फिर वस्तुओं को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वस्तुएं क्लियर दिखाई देने लगती हैं। रीजन क्या है कि जो भी हमारे लेंस हैं तो उस लेंस को पकड़े हुए सेलरी मसल्स होते हैं। सेलरी मसल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे आंख में ये लेंस है उत्तल है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनको मसल्स पकड़े हुए होते हैं। जब प्रकाश अधिक होता है तो ये क्या होते हैं, इनको दबा देते हैं, अर्थात ये सिकुड़ जाते हैं और तब आंख में कम प्रकाश प्रवेश होता है। और जब प्रकाश कम होता है ये इसको फैला देते हैं। उस कंडीशन में अधिक मात्रा में हमारे आंख में प्रकाश प्रवेश करते हैं। तो सेलरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को पकड़े रहते हैं। तो हमारे अपने बताने का मतलब क्या है कि जब हम अपने आप को मीचते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारे लेंस जो होती है वो बैलेंस की कंडीशन में आ जाती है। और बैलेंस की कंडीशन में आने के बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब आता है उससे रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर भी बहुत जगहों पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उस पर रेटिना पर एक बिंदु ऐसी होती है, यानी एक ऐसी पॉइंट होती है, बिंदु होती है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, यानी बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। और उस बिंदु को हम कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु, ठीक है। यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिस बिंदु पर, उसे हम कहते हैं पीत बिंदु। यानी पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट और क्लियर दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करें, जब पीत बिंदु पर प्रतिबिंब दिखाई देता है तो उसके बाद रेटिना पर तो प्रतिबिंब बन गया। अब रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद ये आंख में सारी क्रियाएं हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि आंख से सिग्नल भेज जाते हैं मस्तिष्क को, क्योंकि हर चीज का डिसाइड कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो आंख से क्या होते हैं, प्रकाश किरणों द्वारा यानी जो भी सिग्नल भेजे जाते हैं और वह जिस माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है उसे हम कहते हैं अंधबिंदु। अंधबिंदु यानी रेटिना में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उसकी सूचना जब मस्तिष्क को भेजा जाता है तो किसके माध्यम से जाता है, जिस माध्यम से जाता है उस माध्यम को हम कहते हैं अंधबिंदु। यानी जिससे होकर जाता है वह बिंदु क्या कहलाती है, अंधबिंदु कहलाती है। तो मानव नेत्र में ये कुछ चीजें इंपोर्टेंट थी जिसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब दोष वगैरह पढ़ाए जाएंगे तो ये सारी चीजें डिस्कशन में आएंगी। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि मानव नेत्र में खास
कौन कौन सी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन हम क्या करें इसमें कुछ खास जो चीजें हैं जो हमारी जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, उन पर हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि दीर्घफलक होती है, कार्निया होती है, नेत्रोद होता है, आइरिस होता है, पुतली होती है, लेंस होता है, रक्तपटल होते हैं, रेटिना होते हैं, पीली होते हैं, अंधबिंदु होते हैं। और ये कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीजें हमने इसमें आपको समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो लोग चैनल पे नए हो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास तक शेयर करें। अब कुछ और बातें करते हैं इससे। देखिए इसको मिटाएं। अब मानव रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मानव रत्न बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम कुछ बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। जैसे एक है दूरबीन। दूरबीन दूरबीन क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं नजदीक के भी वस्तुओं को देखते हैं और दूर के भी वस्तुओं को देखते हैं। तो दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो कितनी दूर के देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो जब कोई सीमा नहीं है यानी हम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है वहां तक की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हैं, सूरज चांद सितारों को भी देख लेते हैं जो हमसे बहुत किलोमीटर दूर पे है। उसके साथ साथ हम पास की वस्तुओं को देखते हैं और दूर की भी वस्तुओं को देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दूरबीन क्या होता है? तो दूरबीन अगर आप डिफिनीशन भी लिखना चाहें तो हर चीज हम आराम से बोलना है ताकि आप डिफिनीशन लिख भी सकते हैं। तो दूरबीन क्या होता है? आंख से दूर वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे दूरबिंदु कहते हैं। रिपीट कर दे रहे हैं, आंख से दूर वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम कहते हैं दूरबिंदु। ठीक, और यह बिंदु अनंत पे होता है। अनंत यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि दूरबिंदु कहां पर होती है तो दूरबिंदु हो जाती है अनंत पे। डिफिनीशन भी हमने बताया है। अब बात कर लेते हैं हम निकट बिंदु की। निकट बिंदु निकट बिंदु क्या होता है? तो हमने अभी आपसे चर्चा किया है कि हम दूर की भी वस्तुओं को देखते हैं और नजदीक की भी वस्तुओं को देखते हैं। तो नजदीक की वस्तुएं जो देखते हैं हम कहां तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे हम वस्तुओं को देखते देखते एकदम आंख के जब बहुत करीब ला देते हैं तो वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है ना? तो यानी वह पॉइंट या वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम कहते हैं निकट बिंदु। यानी आंख के निकट वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम कहते हैं निकट बिंदु। और निकट बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं डी लिखा है तो इसका मतलब वो 25 सेंटीमीटर है। तो आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसा पूछा जाता है कि आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो वह 25 सेंटीमीटर होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर मीटर में बदल के देगा तो 0.25 मीटर भी देख सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करना है क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बुक को यानी किताब को पढ़ने के लिए हमें अपने आप से कितनी दूरी पर उसे रख के पढ़ना चाहिए। तो किसी भी अखबार बुक को पढ़ने के लिए हमें उस वस्तु को यानी उस किताब को अखबार को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के पढ़नी चाहिए ताकि वो स्पष्ट दिखाई दे सके और हमारे आंख पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। क्योंकि कभी कभी हम पढ़ते समय देखते हैं कि हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। इसका रीजन यही है कि या तो हम किताब को अपने आंख से यानी 25 सेंटीमीटर से बहुत कम दूरी पर रख के पढ़ रहे हैं या फिर उससे बहुत ज्यादा दूरी पर रख के पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशनों में हमारे आंख पर क्या होते हैं, तनाव पैदा होते हैं और उसकी वजह से हमारी आंखें दर्द करने लगती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेत्र की समझने क्षमता। नेत्र की
समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? अभी हमने बताया है जो लेंस होते हैं, लेंस इसको क्या होते हैं, आंख में जो सेलेरी मसल्स होते हैं, पश्चिमा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको पकड़े रहते हैं। जब क्या होता है कि लेंस उसकी टूटती है तो ये पश्चिमा क्या करती है, ऊपर की तरफ खिंचाव करती है इसकी, और ये पतली हो जाती है, यानी इसका व्यास कम हो जाता है, अर्थात कम इसमें प्रकाश प्रवेश करते हैं। और जब लेंस क्या होती है, इसको दबाती है तो ये कुछ ऐसे हो जाती है, मोटी आकृति की हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गई, मोटी आकृति की हो गई, यानी इनको बैलेंस कौन कर रहा है, ये मांसपेशियां बैलेंस कर रही है। जो मांसपेशियां हैं वो लेंस को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, यानी घटाने और बढ़ाने का काम कर रही है। तो देखिए अब समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की मांसपेशियों द्वारा, ये मांसपेशियां जो है उन्हीं के द्वारा नेत्र लेंस को समायोजित करने, समायोजित का मतलब कब उसको ज्यादा करना है कब कम करना है। तो नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। रिपीट कर रहे हैं कि नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जो हर साल 10th के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और इससे संबंधित जैसे वर्णनांतरता क्या होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पहले ध्यानपूर्वक देखिए, इसके हर कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद हम उस वीडियो में आपको यानी अगले वीडियो में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से संबंधित चीजों को समझाएंगे, उसका निवारण, कारण, वो सारी चीजें उसमें डिस्कशन की जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।